हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द प्रसाद शो। आज के इस एपिसोड में हम लोग शुभम के साथ बात करेंगे, जिन्होंने अपने 6th अटेम्प्ट में TS45 सेंट्री से SSB इंटरव्यू क्लियर किया है। इस वीडियो में वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे और उन गलतियों को उन्होंने कैसे ओवरकम किया उनके बारे में वो हमें बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम शुभम टू द प्रसाद शो। Hi, hi. एंड Hello, everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिकमेंडेशन। Thank you very much. Yeah, I've just been lucky out of my friends. सबसे पहले आप जो ऑडियंस को बेसिक डिफरेंस बता दो कि मतलब टेक्निकल एंट्रीज और रिटर्न एंट्रीज का। यार I've been a candidate for both like NDA and TES. NDA में ये होता है यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है एंड देन आफ्टर अराउंड 8,000 या 8,500 लोग उसे क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सिमिलरली टीईएस में आपकी 12th की जो परसेंटेज होती है पीसीएम ओनली, उसके बेस पे आपको बुलाया जाता है और वही सेम 4 सेंटर्स हैं, नेमली कपूरथला, भोपाल, इलाहाबाद एंड बेंगलुरु। वहां से आपको रिकमेंड होना होता है। जो रिकमेंड हो जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है एंड देन ज्वाइनिंग। द की डिफरेंसेस लाइक एनडीए में आपको वहां जाने के बाद आइदर बीएससी और बीए कराया जाता है, जबकि टीईएस में आपको ओटीए जाना होता है, दैट इज इन गया, एंड वहां आपको बीटेक कराया जाता है। सेकेंड की डिफरेंस इज लाइक रेशियो में डिफरेंस आता है यार, बिकॉज वहां पे सिर्फ 8,000 लोग हैं और वो लोग मतलब एग्जाम क्लियर करके आते हैं, तो उनका स्क्रीन इन रेशियो बहुत अच्छा होता है कंपैरिजन टू टीईएस। टीईएस में काफी सारे लोग आते हैं, काफी कम स्क्रीन इन होते हैं और रिकमेंडेशन रेट भी कम है बिकॉज सीट्स लिमिटेड है, 90 सीट्स हैं। और इस बार सिर्फ 60 रिकमेंडेशन आया है टीईएस 45 में। अच्छा, सो तो मतलब जो डिफिकल्ट डिफरेंस डाउन हो जाता इसलिए है कि मतलब ज्यादा कैंडिडेट लड़ रहे हैं कम सीट्स के लिए, तो उसके पीछे का रीजन वही है ना कि जो मार्क्स का टॉप है वो इजीली मतलब कोई भी बंदे का मार्क्स उतना ज्यादा हो सकता है 12th के बेसिस पे। है यार। एज पर माई नॉलेज ऑफ इंडियन आर्मी, दे डू नॉट वांट यू टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। They will turn you into extraordinary, but they do not want you to be exceptional, like scoring 95 or 97. They just want you to be a regular guy who scores 80-85%. So वो वही कट ऑफ रखते हैं। इट इज नॉट दैट कि वो कट ऑफ बहुत ऊंचा कर देंगे तो यार बेसिक सी बात है, कम लोग आएंगे। एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सेप्शनल माइंड्स, दे आर लुकिंग फॉर एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। बुकिश लोग नहीं चाहिए उनको। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मैं तो वही तो बोल रहा था, जैसे कि ज्यादा अगर वो कट ऑफ कर देंगे तो लोग भी कम आएंगे, पर कंपटीशन बहुत कम। कम मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखने की वजह से कंपटीशन बढ़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं स्क्रीनिंग के वक्त। ज्यादातर दिक्कत मतलब मैंने सुना है ऐसे होती है। हाँ, लाइक हमारे बैचेस बहुत बड़े बन रहे थे। मेरे में स्क्रीन इन 13 था एंड रिकमेंडेशन एक था। भोपाल का मैं इस बार का बताता हूँ, पहला बैच एक रिकमेंडेशन और वो रिकमेंड वो हुआ था जो पहले से 3 बार रिकमेंड था। उसके बाद 2 बैचेस वॉश आउट, तो आई वाज टेरिबली लाइक शॉक्ड कि भाई क्या होगा। बट मैं इस बार वो मेंटेलिटी लेकर नहीं गया था कि मेरे को रिकमेंड होना है, तो आई वाज एट ईज कि चलो जो होगा देखा जाएगा, एंड फाइनली आई मेड इट थ्रू। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो कोई बंदे एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको रिटर्न देना पड़ेगा, और टेक्निकल एंट्रीज के लिए आपको डायरेक्ट मतलब जो आपके पहले मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। और नाउ डेज दे आर मतलब टेकिंग द candidates from perspective of JE also, right? यस, लाइक TS45 वाज द लास्ट एंट्री जिसमें 10+2 के मार्क्स काउंट हो रहे थे। फ्रॉम लाइक नेक्स्ट TS46 ऑनवर्ड्स उसमें मार्क्स की जगह जेई की परसेंटाइल पे कट ऑफ आएगी। मतलब दोनों भी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा अभी लोगों को। यार द थिंग इज कि पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपसे चाहे एनडीए का एग्जाम दिला लो, चाहे आपसे जेई का एग्जाम दिला लो, चाहे अपना बोर्ड्स के एग्जाम दिला लो, मींस द सेम। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एनडीए के बोलते हैं लोग कि रिटर्न यार इतना कौन करेगा, टीएस तो मिल ही जाएगा। उस हिसाब से माइंड सेट रहता है बहुत लोगों का।
द थिंग इज अगर आप मतलब मेहनत करोगे एंड एनडीए का एग्जाम निकालोगे तो आपको एसएसबी के प्रोसीजर में इतना वो नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे बहुत क्राउडेड होता हम्म है। एनडीए में रिकमेंडेशन रेट ऑब्वियसली बेटर है। लाइक अराउंड यार 8,500 बच्चे क्लियर करते हैं, हमारे जैसे कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं रिटन एग्जामिनेशन, एंड देन लाइक अराउंड 500 लोग रिकमेंड भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत मारा मारी है भाई। यहाँ रिकमेंडेशन मतलब इस बार पता नहीं बेंगलोर में क्या हुआ, बहुत अच्छा बैच आया होगा मे बी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था 2 या 3 से ज्यादा रिकमेंडेशंस। हम्म। और एनडीए में काफी बार होता है यार, 5 5 6 6 बंदे भी रिकमेंड होते हैं। इट इज नॉट दैट कि इजी है, मतलब मतलब पर्सपेक्टिव इफ है। यू हैव इट इन यू दे विल सिलेक्ट यू। हाँ, दे विल टेक यू नो मैटर व्हाट एंट्री, आप पीछे क्या करके आए हो। एसएसबी इज अ 5 डे प्रोसीजर एंड व्हाट मैटर्स इज दोज 5 डेज ओनली। आपका पीछे और आगे का उनको नहीं मतलब। जी सही है। तो भाई मतलब लोगों को ये बताओ कि तुमने अटेम्प्ट्स कितने कितने दिए हैं, विच विच एंट्री से, मतलब जैसे एनडीए से कितने अटेम्प्ट्स दिए, टीएस से कितने यार अटेम्प्ट्स। मैं जो अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि हार्डकोर रिपीटर, वो मैं स्टार्ट किया था एनडीए 142 से। 142 में मैं एसएसबी दिया, 11 एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट। देन मेरा एनडीए 143, 34 एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट। देन एनडीए 144, 14 एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट। देन एनडीए 145 में पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होके भरा नहीं था कि मेरा 144 में निकल जाएगा, तो वो मैं भरा नहीं। फिर मैं एनडीए 146 का दिया, मैं 18 एसएसबी इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस आउट। एक बार मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ, दैट वाज टीएस 43 एंट्री, कपूरथला मेरा आया था। मेरे को बोर्ड भी याद नहीं है क्योंकि मैं गया था और मुझे बाहर कर दिया गया। तो मतलब फॉर्म भर के रखना चाहिए हाँ, इवन इफ फॉर्म यू आर यार ओवर भरना कॉन्फिडेंट। चाहिए। देखो, इवन इफ यू आर रिकमेंडेड देन ऑल्सो आई सजेस्ट कि आप फॉर्म्स तो भर ही दो। हम्म। जब तक जेएल आपके हाथ में ना हो तब तक डू नॉट कंसिडर इट डन। तो जो एनडीए का था कॉन्फ्रेंस आउट, तुम इतने बार हुए, तो क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे तुम्हें रिकमेंड किया गया वहां पे नहीं किया गया, तो कुछ पता चला। लाइक द थिंग इज यार, हर बंदे की इंडिविजुअल वीकनेसेस होती है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है। मैं हमेशा से ही लाइक डोमिनेंट टाइप का रहता था जीडी में एज वेल एज जीपी में। मैं देखता था कि यार कहाँ पे जाऊं, मैं बल्ली फंसा दूं, डंडा फंसा दूं, मैं कुछ कर दूं। लाइक आई वाज ऑफ दिस सॉर्ट। तो और ये सब होता था बिकॉज ऑफ माई लाइक डेडिकेशन, से डेडिकेशन और एनीथिंग। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था टू गेट रिकमेंडेड। My aim was never to enjoy those 5 days, but to like get recommended. मैं कुछ भी काम करता था तो मैं सोचता था यार इसको करने से मैं रिकमेंड होऊंगा, अगर होऊंगा तो मैं करता था, नहीं होऊंगा मैं नहीं करता था। यार ग्रुप में जब भी बोर्ड में जाते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं, मस्त बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता था। मेरे को लगता था इससे रिकमेंड थोड़ी होते हैं, छोड़ो इसे, मस्ती वस्ती क्या करनी है, छोड़ो। दिस टाइम अराउंड लाइक ये मेरा लास्ट चांस था। एनडीए 146 जब मेरा नहीं हुआ, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ हार्ट ब्रेक फॉर मी। और उसने मुझे लाइक रीइवैल्यूएशन के लिए टाइम दिया कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। और टीएस लाइक लिटरली एक ब्रेक थ्रू था। मेरे को ये भी श्योर नहीं था कि मेरे को मतलब आएगा कि नहीं आएगा कॉल लेटर, बिकॉज यार पेंडेमिक टाइम में मतलब पिछले साल बच्चों का परसेंटेज काफी अच्छा आया था एंड मैं हूँ 2019 पास आउट। हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, तो लाइक मतलब चल रहा था उसमें मेरा। मेरे को नहीं था कि कॉल लेटर आएगा कि नहीं। हाँ हाँ, मतलब जैसे ज्यादा लोग आने के चांसेस थे। हाँ, तो और बेसिक। हाँ हाँ। टीईएस में इट इज ऑलवेज ऑन योर लक वेदर यू मेक इट इनटू स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट। लाइक कॉन्फ्रेंस इन तो आगे आपकी मेहनत है, बट स्क्रीन इन इज ऑल लक। जी मैंने इस टाइम ये किया था प्रणव मतलब मैं। ये प्रणव का इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उसने भी यही सेम चीज कही थी कि एनडीए और उस एंट्रीज प्रणव में तुम। पटियाल। नहीं नहीं, प्रणव देव करके है, AR65। तो उसका इंटरव्यू में उसने भी यही कहा था कि स्क्रीनिंग रेशियो जो टीएस एंट्री का है वो बहुत बुरी तरह से है। मतलब एक बंदा अगर 3 3 बार रिकमेंड होके भी वहां पे जाए तो भी वो स्क्रीन आउट हो सकता है। यार मेरी पर्सनल स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था एनडीए 145 रिकमेंडेड, अंकित नाम था उसका।
एंड उसको कोई मतलब भी नहीं था टीईएस एंट्री में जाने का, वो बस ऐसे ही मस्ती के लिए चला गया, उसने पंजाब देखा नहीं था, कपूरथला उसका सेंटर आया था, उसको स्क्रीन आउट कर दिया। एंड लाइक दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार स्क्रीन इन इज लाइक बेस्ड ऑन व्हाट यू डू एट दैट टाइम। और वो भी हो सकता है कि कहीं ज्यादा लोग आने की वजह से उनको मतलब सिलेक्शन के वक्त भी कुछ तो हो सकता है, जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी बाहर जा सकते हैं हाँ हाँ हाँ, मोस्ट बहुत ऑफ द चांसेस होते हैं यार, टाइम। नेवर टू लूज हार्ट। अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हो तो यू मस्ट टेक अ लर्निंग स्टेप, बट नेवर टू लूज हार्ट। तो अब वो पॉइंट पे आते हैं, जैसे तुमने कहा कि 5 दिन का एसएसबी प्रोसीजर एंजॉय करना है, ना कि बस सिलेक्शन के हिसाब से सोचना है। तो हाँ बहुत हाँ सारे हाँ जो एक्स ऑफिसर्स है यूट्यूब पे भी हम लोग देखते हैं, तो वो भी हर बार वही बात बता दे कि एंजॉय द 5 डेज प्रोसीजर, डोंट गो जस्ट फॉर द सिलेक्शन। तो इसके बारे में बताओ कि क्या आपको लगता है इस पे। यार, लाइक आई सेड ना कि मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे को रिकमेंड कराएगा। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि इंटरव्यूअर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उस टाइम फिगर आउट कर रहा हूँ दिमाग में कि मैं इसको ये वाला आंसर दूंगा तो क्या ये मेरे को रिकमेंड करेगा। इंस्टेड ऑफ लाइक एंजॉइंग द क्वेश्चन और बीइंग रेडी विद द आंसर, मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा है। एंड लाइक यार, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो भी आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। दे विल कैच यू इफ यू आर लाइंग, कि आप झूठ वूठ बोल के निकल जाओगे, दे विल कैच यू। तो नहीं, अपना एंजॉय करो, जो है हकीकत बताओ यार। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑल हैव इट इन अस, इट इज जस्ट दैट हमें शो करना होता है। हम्म। लेकिन मतलब हम ये उस माइंड स्ट्रगल में फंस जाते हैं कि यार ये करूं वो करूं वो करूं, रिकमेंड होने के चक्कर में वो रह जाता है। वी हैव टू कीप डूइंग द कर्मा एंड नॉट लुक फॉर यस द यस। फल। यार हाँ, वही बात है ना कि मतलब एक बार आप एसएसबी इंटरव्यू देने गए, आपको एक बैच मिलेगा, सारे लोग आप जैसे होते हैं, बिकॉज एवरी लाइक डिफेंस एस्पिरेंट नो कि हम जैसे ही होते हैं यार, मेरे और आप जैसे। हम काफी अच्छे से मिलजुल लेते हैं, तो भाई 5 दिन में उसमें अच्छे दोस्त बनाओ, इंजॉय करो उसको यार। इतने इंटरेस्टिंग टास्क होते हैं, लाइक मैंने इस बार फिगर आउट किया है कि कितने इंटरेस्टिंग टास्क हो सकते हैं। लाइक लिटरली मजाक करना एक दूसरे से, एंड लाइक इट इज नॉट दैट कि आप उस चीज को हल्के में ले लो, नहीं, हम्म। लेकिन एंजॉय इट। लाइक डेडिकेट योरसेल्फ टू दैट ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया गया है। एक तो इंस्टेंस है लाइक, हाँ बोलो। एक इंस्टेंस है कि जीपीई में मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि जो मतलब ग्रुप नैरेटिव सेट हो रहा होता है उसके साथ जाते हैं कि यार ग्रुप ये बोल रहा है वो बोल रहा है। एंड दैट इज जस्ट दी हर्ड मेंटेलिटी, जो जिससे बचना चाहिए और जो इंजॉय करने से आती है। इफ यू फाउंड योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन तो आप क्या करोगे? सो इफ यू आर एंजॉइंग इट ना, तुम अपने आप को उसमें इमेजिन करके फिगर आउट कर लोगे कि क्या करना है। ये जो डिफेंस के बारे में आपको कैसे पता चला, और आपका बैकग्राउंड कैसा है, लाइक सिविलियन बैकग्राउंड और योर पेरेंट्स आर इन डिफेंस, तो कुछ उसके बारे मैं भाई टोटली टोटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, मेरे फादर पुलिस में, एंड लाइक मेरी फैमिली लाइक पुलिस में है, में। यूनिफॉर्म में है, लेकिन नॉट नॉट इन डिफेंस। नॉट इन डिफेंस आर्मी। मेरे सिर्फ एक बुआ के लड़के थे जो आर्मी में, लाइक ही गॉट रिकमेंडेड एंड नाउ ही इज मेजर। एंड उन्हीं से लाइक इंस्पिरेशन जो आता है ना कि यार करना है, ये हम्म। चीज करनी है, दिस इज समथिंग बिग एंड यू गॉट टू अचीव इट, हम्म। वो मुझे उन्हीं से आया। तो एनडीए के बारे में भी उन्हीं से पता चला। नहीं 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 नहीं, वो एसीसी एंट्री से थे एक्चुअली। लाइक एसीसी एंट्री होती है वंस यू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस एज अ हाँ हाँ। लाइक सिपाही, सोल्जर। देन हाँ। यू कैन गिव एग्जाम एंड देन एसएसबी, और उसके बाद होता है। दैट इज आल्सो अ टफ टास्क। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा मतलब उनसे मेरे को ये हुआ था कि करना है। देन आफ्टर लाइक यार पेरेंटल गाइडेंस भी काफी मिला मुझे। मेरे फादर ने मेरे को बोला कि एनडीए का देख, और बीइंग अ दिल्ली पर्सन, मेरे को लाइक ऑल द रिसोर्सेज वर एट माय डिस्पोजल, तो मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई जानने में कि क्या कैसे क्यों। तो एक्चुअल प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई कि दैट वी हैव टू गिव द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन और ये बुक्स खरीदनी है और ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है।
ये मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, मेरे से बड़े मेरे एक भाई है। तो जब वो 12th में था, वो अपने लिए लेके आया पाथफाइंडर। पाथफाइंडर इज लाइक लाइक बाइबल ऑफ द एनडीए। बेसिक द बेसिक डील फॉर एनडीए। लाइक उसके ऊपर आप पढ़ सकते हो जो भी आपका मन करे, बट बेसिक वो तो होना ही होना चाहिए। वो मेरा भाई लेके आया था, एंड लाइक उसने अटेम्प्ट किया एंड वो निकल गया। मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसको इतना डिफेंस में, हम्म। लेकिन वो किताब मेरे पास रही। एंड मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इंग्लिश पे एंड जीएटी लाइक सोशल साइंस पे मेरा अच्छा ग्रास्प था। हम्म। तो जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट से मैं उस किताब को पलटने लग गया। एंड इंग्लिश का पोर्शन लाइक यार, ऑब्वियसली एमसीक्यू किसी को मिलते हैं, कोई नहीं छोड़ता है, मैं टिक लगाता हुआ चला गया। एंड चेक किया तो लाइक मेरा स्कोर, मैं उस टाइम 10th क्लास में था, तो मेरा स्कोर 32-33 इंग्लिश के क्वेश्चन सही हो गए मेरे। अच्छा। सो दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार तू मेहनत करेगा तो तू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम्म। एंड तो वहीं पाथफाइंडर से की जो लगा। बनावट है वो भी, मतलब जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की नहीं कहूंगा मैं, जो जीएटी का पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में किसी को भी समझ में आ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट हाँ 11th हाँ। या 10th में भी है, उसने भी बोला कि चलो यार टाइम पास के लिए अभी खोलते बुक, तो भी उसको अच्छे से समझ में आएगा कि दैट दिस इज इंटरेस्टिंग। मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग से हैबिट रहा, मतलब पढ़ना। हम्म। पढ़ना नॉट एज एकेडमिक्स, तो मैं कभी नहीं पढ़ा। मतलब एग्जाम आते थे ना सर पे कि हाँ अभी एग्जाम है तो पढ़ना है। अदरवाइज मैं मतलब नॉवेल्स पढ़ ली या फिर कोई और बुक पढ़ ली, वो सब पढ़ता था मैं। तो वहीं से फिर पाथफाइंडर मिल गया, तो यार इंटरेस्ट आया, पलटो पलटो पलटो, मजा आ रहा है, चलो करते हैं। तो प्लान एंड किस तरह लाइक से किया मैथ्स? जैसे तुमने कहा कि मैथ्स में तुम मतलब वीक थे या फिर ज्यादा पकड़ नहीं थी, तो कैसे बनाई धीरे यार धीरे? मैथ्स देखो, मैथ्स में टू एवरी पर्सन लाइक मी देयर इज अ हॉरर residing in the 12th NCERT book, that is calculus part. जी तो सही है। मैं कैलकुलस मेरे को बेसिक आता है, और उसको छोड़ के जो भी है उन चैप्टर्स पे फिर मैं अपने आप को स्ट्रेंथन किया यार। लेकिन लाइक आपको अगर पता चल जाए कि आपकी एक जगह वीकनेस है, सो देन यू ट्राई कि आप उसकी लाइक कवर अप करने के लिए कहीं और स्ट्रेंथ बनाओ। ट्रेन बनाओ, सही सो है। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलस बाकी चैप्टर्स पे अच्छी होल्ड थी। तो कैलकुलस के जो बेसिक क्वेश्चन आते थे वो मैं टैकल कर लेता था, एंड बाकी में अच्छा करता था। हम्म। मैथ्स में मेरे अराउंड 120 की आते थे, 120 130। लेकिन जीएटी स्ट्रांग था, तो उसकी वजह से मतलब मेरे को ये था कि भाई जिस भी दिन मैं एनडीए के लिए रिकमेंड हो गया ना, मेरिट आउट बिल्कुल नहीं होऊंगा, हम्म। बिकॉज जीएटी स्ट्रांग था और वो मेरे को मतलब काफी मार्क्स दिलाता था। यस, आपको बस मतलब जैसे तुमने स्टार्टिंग में भी कहा कि ऑर्डिनरी लोग चाहिए उनको, मतलब सारे सब्जेक्ट में इक्वल पकड़ होने वाले। तो हाँ लाइक हाँ हाँ। इफ यू स्कोर मोर देन 100+ इन मैथ्स देन यू आर ओके। बस आपको सेकंड पार्ट में कवर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरिट आउट भी नहीं होना है और अच्छी मेरिट भी लानी है। हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब यार से। जेल लेट आता है ना तो बुरा लगता है, देख एक्चुअली। बीइंग अ टीएस कैंडिडेट मेरा तो सेकेंड ही डे आ गया था, लेकिन जेल जब पता चलता है ना कि पहले से इतने तक का आ गया यार, हमारा नहीं आया, उससे उतने तक आ गया यार, डर हमारा लगता अभी भी है, नहीं आया। धीरे धीरे हाँ डर हाँ। बनता रहता है। तो अभी आपकी रैंक कितनी आई है इस वाले में? मे, मेरा टीएस में यार 38 है आउट ऑफ 60। हम्म। तो रैंक तो यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है, बट 60 में है तो चल जाएगा। अच्छा। तो अभी जो जनरल, मतलब ये बात करेंगे, जैसे आपने एनडीए का रिटर्न बहुत बार निकाला है और एसएसबी में हम्म। आप जैसे अनसक्सेसफुल रहे, तो रिटर्न के बेसिस पे लोगों को बताइए कि किस तरह से प्रिपेयर करना होगा एज अ ऑर्डिनरी किड लाइक हु हैव 70 to 80% के बीच में मार्क्स है नॉर्मली, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? यार द वे टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन इज लाइक लेइंग एम्फेसिस ऑन योर बेसिक्स। तुमको नहीं आता है ना वो, जो तो लाइक सबके क्लासमेट्स होते हैं जो जेई मेंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में तुम हो, वो तुम्हें मतलब बहुत ऐसा सिग्नेचर फॉर्म में दिखाएंगे कि ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, नहीं हो रहा है तुमसे, मत, छोड़ दो, मत करो। तुम अपना बेसिक वे से तो कर सकते हो ना, उस पे लगे रहो, बी परसिस्टेंट ऑन दैट अप्रोच।
लाइक क्वेश्चन को जाने मत दो। नहीं हो रहा है 4 स्टेप बाद जाके ये लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, 4 स्टेप्स तक तो जाओ। बिकॉज इफ यू टाइटन योर बेसिक्स ना, मतलब कभी एनडीए के पेपर में ऑब्जर्व करना, 120 क्वेश्चंस होते हैं हम्म मैथ्स में जी एंड 2.5 घंटे होते हैं। सो वो क्वेश्चन वो है ही नहीं जो तुमसे 6-7 मिनट लेंगे। वो हम्म बेसिकली अगर तुमने कैच कर लिया तो वो वही क्वेश्चन है जो तुमसे ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में होता है। तो बस वही होता है कि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है तो तुम पकड़ लोगे उन क्वेश्चंस को कि ये कहाँ से क्वेश्चन को घुमाया गया है, एंड वो एक बार पॉइंट पकड़ में आ जाता है, देन यार वो क्वेश्चन हल्के होते हैं, कुछ नहीं होता है। हम्म बस एक बार द थिंग इज वो पॉइंट समझ में आ जाए जहां से उस क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म से टर्न किया है। हाँ हाँ, मतलब आंसर से सो क्वेश्चन वही बनता अपना है बेसिक ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बेसिक स्ट्रांग रखो। अगर तुमको लगता है कि कोई वीकनेस है तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है यार, वीकनेस होती है, वीकनेस पे काम भी किया जाता है, उसे इंप्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमको ये है कि नहीं यार एक ही महीना बचा है और मैं अपनी वीकनेस को इंप्रूव करूंगा, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि तुम अपनी जो जिसमें तुम मॉडरेट हो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आंख बंद करके कर दूंगा उसको, ऐसा हम्म किसी और किसी भी चैप्टर के लिए अपना अप्रोच रखो, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी के लिए रख लो, पर्सन स्टैट्स के चेंज लिए होगा रख ये। लो। क्या? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, मतलब हाँ, किसी वो किसी को वैरी करेगा कॉम्प्लेक्स कि इजी तुम्हारा जाएगा, कहाँ। किसी किसी को वेक्टर अलजेब्रा, ऐसे ऐसे चैप्टर इजी जाएंगे। यार बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लाइक ज्योमेट्री को बहुत प्यार से पढ़ लेते हैं, बहुत इजी होता है उनके लिए। एंड मैंने भी लाइक कोशिश की, और मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक मैं अभी ज्योमेट्री भी कर लेता हूँ। सो वही अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अगर आपने एक बार दिमाग में बना लिया ना कि यार ये वाला चैप्टर तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं देख लूंगा, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इज व्हाट यू नीड व्हाइल गिविंग द एग्जाम इन दोज लाइक 2.5 hours। एंड फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जीएटी पार्ट, लाइक जो सोशल साइंसेस, तो उनके लिए क्या यार एडवाइस होगी? इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुमको मैथ को देखो, मैथ में फिर वीकनेस मत छोड़ो। हाँ अगर तुमको जीएटी, यार यू कैन ओनली फियर वन थिंग, लाइक माइन वाज कैलकुलस, यू कैन फियर वन थिंग, यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। लेकिन अगर आप सोचो यार मैं जीएटी भी ना करूं, मैं मैथ्स भी ना करूं, मैं साइंस भी छोड़ दूं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एक वीकनेस आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए आपसे आपके पास 4 से 5 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरा एल्जेब्रा बहुत अच्छा था, मेरी ज्योमेट्री ठीक ठाक थी, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी, और सोशल साइंस पे मेरे को काफी अच्छा ग्रास्प था। तो हम्म मेरे पास 4 स्ट्रेंथ थी अपनी एक वीकनेस को कवर करने के लिए। सही। तो एसएसबी सेल्फ की जो, एनालिसिस से पता चल जाता है यार। हाँ, तो एसएसबी की जो मतलब एनडीए के आपने आपने रिटर्न वगैरह क्लियर किया, तो जैसे ही आपका फर्स्ट एसएसबी आया, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, और जो पूरे एसएसबी है उसके लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी या ऐसे ही? मैंने मैंने एक्चुअली फर्स्ट एसएसबी से पहले ही कोचिंग ली थी। मैं नाम नहीं लूंगा, बट दैट डिडंट प्रूव आउट वेरी नाइस फॉर मी। मैंने कोचिंग ली, एंड लाइक आफ्टर गिविंग दी एसएसबी मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैंने मनी एज वेल एज टाइम दोनों वेस्ट किया। उसके बाद लाइक वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा कॉन्फ्रेंस आउट था, तो इतना भी बुरा नहीं कह सकते कि बहुत बुरा अटेम्प्ट था, लेकिन मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यार जो उन्होंने बताया था दे वर ऑल बुकिश थिंग्स, हम्म नॉनसेंस। देन आफ्टर मेरा टीईएस का अटेम्प्ट आया, हम्म टीएस 43। हम्म तो उधर लाइक टीएस 43 से मैं एक और बार कोचिंग लिया, वो मैं लिया कर्नल डागर, गुरुग्राम। हम्म हम्म उन्होंने मुझे लाइक कुछ हद तक हेल्प किया। लाइक कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो उनके बताए हुए मुझे आज भी याद है। हम्म जैसे उन्होंने जीटीओ टास्क में जो जो प्रिंसिपल्स बताए थे, उन्होंने टेक्निक्स एक भी नहीं बताई कि इसको ऐसे ऐसे फंसाना है। टिप्स उन्होंने एंड बेसिक ट्रिक्स। प्रिंसिपल्स बताए थे कि भाई कुछ भी कहीं भी बनाना है, देखो ब्रिज इज वेरी सिंपल, दो दो पॉइंट ढूंढने हैं और बन जाएगा। हम्म लेकिन जब भी आपको फलक्रम बनाना है, तो यू नीड टू फाइंड अ पॉइंट जहां पे आप उसको टिकाओगे, दैट शुड बी सॉलिड। एंड सेकेंड पॉइंट जिस जहां से आपको उसे दबाना है, दिस इज द ओनली प्रिंसिपल बिहाइंड फॉलक्रम, और ये हर जगह अप्लाई होता है। तो हम्म फाइंड अ प्लेस टू प्लेस द प्लान, फाइंड अ प्लेस टू लाइक पुट इट अंडर,
एंड आई लाइक थिंक कि मैंने उनकी फीस अराउंड 14-15 के कुछ थी एंड उसमें मुझे ये नॉलेज मिली थी एंड आई फाइंड इट वर्थ इट. लाइक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं उस कोचिंग क्लासेस में गया एंड आई फाइंड इट वैल्यूएबल. आफ्टरवर्ड्स मैंने फिगर आउट कर लिया कि लाइक कोचिंग कैन टीच यू कि कहाँ क्या चीज होती है, कैसे होती है, दैट इज फॉर यू टू फाइंड आउट. तो मेरे को लगा था कि यार कोचिंग का भी बस है, नहीं लेनी. तो फिर मैं एनडीए का 144 अटेम्प्ट दिया, 146 अटेम्प्ट दिया एंड देन दिस टीएस 45. ये अटेम्प्ट्स लाइक मेरे खुद के मतलब प्रैक्टिस थी, जो भी था वो मेरा खुद का था. यूट्यूब से मैं देखता था वो जो आता है टी और WAT हाँ सेट्स लगा के और वो प्रैक्टिस करना, बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग स्लो है, मैं अच्छा. स्लोली लिखता हूँ. सो उसको टाइम के अंदर कंप्लीट करना एंड प्रॉपरली लिखना, उसके लिए मैं प्रैक्टिस किया था बस. और जो GTO टास्क है उसके लिए जो आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह और जो टास्क की इंफॉर्मेशन उसके लिए कैसे किया प्रिपरेशन? यार फिजिकली फिट, बीइंग फिजिकली फिट इज अ लाइफस्टाइल ऑप्शन. वो आप एसएसबी के लिए नहीं कर सकते. इट इज नॉट दैट कि एसएसबी में जाके वो आपसे मैराथन दौड़वा रहे हैं, नहीं. हम्म. आप फिजिकली फिट हो, दैट इज वेल एंड गुड. एंड मैं फिजिकली फिट बहुत ज्यादा नहीं था. लाइक आई एम अ गाय जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है एंड वेट इज अराउंड 88-89. तो आई वॉज द बल्की गाय, अच्छा. ठीक है. बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि मतलब अगर आप अपने आप को जानते हो ना, तो वहां पे आप मतलब वो कुछ नहीं होता है. यार आपको पता है ना कि आप वो 10 फीट वाली दीवार नहीं चढ़ पाओगे इंडिविजुअल वो उसमें ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ग्रुप में. ऑब्स्टिकल रेस. लेकिन आप आपका ग्रुप कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपकी टीम वाले तो आपको चढ़ा पाएंगे, और आप एक बार ऊपर चढ़ गए तो आप खींच भी सकते हो किसी को भी. सो इट इज लाइक आफ्टरवर्ड्स इट इज ग्रुप डायनामिक्स. प्रिपेयर, देखो नॉलेज होनी चाहिए फॉर जीडी ग्रुप डिस्कशन. आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए फॉर जीपी एंड लेक्चरेट में आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉलेज होनी चाहिए. लाइक इसी बार का TS 45 में आई हैव ऑलवेज बीन लकी कि मेरे को ऐसे टॉपिक्स मिलते थे जिनकी मेरे को नॉलेज होती थी. तो मैं लेक्चरेट में हमेशा अच्छे से बोलता था, कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन दिस टाइम अराउंड ऐसे टॉपिक्स मिले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी. लाइक लिटरली कुछ नहीं पता था. 4 टॉपिक थे, चारों टॉपिक पे मैं 1-1 मिनट बोल सकता था, लेकिन एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसपे मैं 3 मिनट बोल सकता. बट आई कांट ऑप्ट आउट ना कि यार ये स्लिप अरे अच्छी नहीं है वापस रख दो, नहीं कर हम्म. सकता हूँ. सो देन कम द फैक्ट कि आप सोचते कैसे हो. मैंने इस बार बोला फिर ब्रिक्स पे. एंड अपार्ट फ्रॉम मेरे को कि कौन सी 5 कंट्री उसके पार्ट हैं, मुझे कुछ नहीं पता था. तो पहले तो मैं उसको एक्सपेंड किया कि कौन कौन सी कंट्री पार्ट है. उसके बाद मैं एक एक कंट्री पे गया कि साउथ अफ्रीका ऐसी ऐसी, वो फेमस फॉर दिस. चाइना ऐसा ऐसा, वो फेमस फॉर दिस. रशिया ऐसा ऐसा, वो फेमस फॉर दिस. इंडिया, ब्राजील, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जाना रादर देन मैं. यार ब्रिक्स का मेरे को नॉलेज होता तो मैं ब्रिक्स के बारे में बताता ना, मैं कंट्रीज के बारे में थोड़ी बताता. हम्म. फिर एक बेसिक एजेंडा होता है जो हर प्लेटफॉर्म अपने लिए सेट करता है कि हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को लाइक स्टेबलाइज करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टन अप करेंगे. वो 3-4 पॉइंट जो हर फॉरम के लाइक जनरल पॉइंट. प्रिंसिपल्स में होते हैं, वो जनरल पॉइंट्स बोल दिए मैं. तो नॉलेज बहुत बड़ी पार्ट नहीं है, इट इज हाउ यू प्रेजेंट इट. अच्छा. यार मतलब हमने और मास्टर उस शेफ में टाइम पे देखा भी ना वो कैसे बेसिक्स सोचना है में. वो भी एक मतलब पॉइंट है ना कि उस टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए कि मैं कैसे इसको जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको कैसे सम अप करूं मैं. यार जो जो टाइम मिलता है ना, मतलब लेक्चरेट से पहले स्पेशली, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो. ये मत सोचो कि तुम क्या क्या बोलोगे, ये सोचो कि जो तुम बोलोगे उसे कैसे बोलोगे. लाइक मैंने पॉइंट्स बनाए थे कि मैं पहले कंट्री को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं हर कंट्री पे जाऊंगा कि उसमें क्या क्या उसकी लाइक अप्स एंड डाउन्स है. उसके बाद मैं बेसिक जनरल पॉइंट्स बोलूंगा एंड उसके बाद लास्ट में मैं बोलूंगा कि ये कैसे हर कंट्री के लिए यूजफुल हो सकता है. एंड हम्म. इतने में टाइम हो जाएगा. हम्म. सो
वो दिमाग में रखो कि आपको किस किस पाथ पे बोलना है, बिकॉज सेंटेंस आप याद नहीं रख पाओगे यार। 2.5 मिनट में सोचे हुए सेंटेंस आप अगले 2.5 मिनट में याद नहीं रख सकते हो। पहले 2 या 3 सेंटेंस याद रख लोगे, लेकिन उसके आगे नहीं कर पाओगे। सो अपने लिए एक पाथ ले कर लो कि यार ये है, इस पे बोलना है, ऐसे बोलना है। उसके बाद जो आपको उस टाइम इंस्टेंटेनियस दिमाग में आए वो बोलो। और उसका जो मतलब बोलेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उस चीज के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, तो वो मैं कहूंगा कि बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आता है। मतलब जैसे आप स्कूल से ही स्टार्ट करोगे धीरे 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 धीरे, वैसे वो बिल्ड हाँ होता जाएगा। यार, नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेरे को इस चीज का था क्योंकि मैं लाइक राइट फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स मैं स्टेज पे जाके कमांड देता था। स्कूल की असेंबली में, स्कूल की असेंबली को कमांड करता था। तो हम्म। मतलब जो फियर होता है ना भीड़ के सामने बोलने का, कि लोग हैं और तुम्हें सुन रहे हैं, वो चला जाता है। एंड इफ यू विल बी इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, वो खुल जाता है। हम्म। तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, जस्ट दैट आपको मतलब आना चाहिए। एंड देयर वाज अ फेज लाइक एनडीए 143 के बाद, जब मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। स्कूल पास आउट हो चुका था एंड मुझे लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं शीशे के सामने खड़ा होके एंड मैं लेक्चरेट बोलता था अपने आप को देख के, हम्म। और देखता था कि मेरा मतलब रिएक्शन कैसा है। मेरी एक आदत है, मैं बॉडी को बहुत मूव करता हूँ मतलब बोलते हुए। हम्म। तो मैं वो भी देखता था कि यार चेक करता था अपने आप को कि यार मैं बहुत ज्यादा तो नहीं हिल रहा हूँ, मैं कोई एक्शन ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जो जरूरी नहीं है। हम्म। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप अपने ऊपर ध्यान देकर कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है यार, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे बोलते हैं ना कि हमने 2.5 साल प्रिपरेशन किया, ऐसे चार्ट वार्ट लगा दिए। ऐसा नहीं है। हम्म। बेसिक चीजों पे ध्यान दो, ऑल बी वेल एंड गुड। एंड और मोस्ट हाँ, इंपॉर्टेंटली, इफ यू फील इट कि आपके अंदर है वो, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप चाहे 70 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, और उसके बाद भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे अंदर है और मैं बन सकता हूँ, तो आप बन जाओगे। तो जो जीएस वगैरह जो टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स वगैरह, तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ से की? मतलब क्योंकि वो जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े जनरलाइज वे में होते हैं। लाइक यूपीएससी आपको सारा डीप में करना होता है, पर यहाँ पे आपको बस की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो वो कैसे किया था? की पॉइंट्स यार देखो, एक तो पाथफाइंडर हेल्प करती है काफी ज्यादा, और दूसरी बात सोशल साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो दिक्कत वैसे भी नहीं आती। यार देखो, जीएटी का पेपर है सिंपल, 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 50, लगभग लगभग 50 आते हैं साइंस के, जिसमें थोड़ा पार्ट बायोलॉजी का होता है, हम्म। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड जो बचे हुए 50 हैं उसमें हम्म। आती है सोशल स्टडीज, हम्म। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। मैंने क्या किया था, मैंने 10+2 के बाद बीए कर रहा था मैं, एंड बीए में मेरे पास सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सो माय बेसिस वर कवर्ड, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े उन्हें अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप लाइक नहीं है, आपका केस मेरी तरह नहीं है, आप छूटे हुए हो, आपसे छूटी हुई है सोशल स्टडीज वगैरह, तो आपको मतलब एक बार रीड करना है यार, एनसीईआरटी पढ़ लो, पाथफाइंडर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। देखो, जो जो यूपीएससी क्वेश्चन घुमाएगी वो आप कभी आंसर नहीं कर सकते। यूपीएससी ने सोच लिया कि ऐसा क्वेश्चन डालना है, ये बच्चे आंसर ना कर पाए तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बेसिक वाले होते हैं वो कर लोगे। तो अभी लास्ट का एक क्वेश्चन पूछते कि लाइक व्हाट एडवाइस विल यू गिव फॉर दोस्त हु ट्राइड फॉर एनडीए एंड फेल्ड देयर एंड दे हैव द अटेम्प्ट्स ऑफ टीएस टेक्निकल एंट्रीज? रिटर्न, अच्छा, एसएसबी के लिए। एसएसबी के लिए। एसएसबी के लिए यार देखो, पहला तो ये माइंडसेट लेके मत जाना कि यार टीएस में तो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं लेके गया था, लकीली मेरा हो गया। लेकिन अगर माइंडसेट की बात होती तो इट डिडंट हेल्प मी मच। लास्ट वाला अटेम्प्ट मेरा फ्री था कि होगा नहीं होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर है, मैं अपना 100% दूंगा। सो यही मंत्र रखो कि मतलब इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो कि होगा या नहीं होगा। यार बहुत वेल डिजाइंड है उनके सारे टास्क, आप इंजॉय, लिटरली इंजॉय करोगे अगर आप वहां प्रेजेंट रहोगे। तो
हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहीं पे रहो, कोई जरूरत नहीं इधर उधर भटकने की। और जो लोग मिलते हैं ना आपको यार, बहुत अच्छे लोग होते हैं। लाइक लेट मी टेल यू, मैं एनडीए 144 में इलाहाबाद में था, एंड हम वहां फंस गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। हाँ हाँ तो 2-2.5 महीने हम लोग वहां पे रहे, एंड द गाइज आई मेट देयर, मतलब हमारा 14 का ग्रुप था, उन 14 में से 8 या 9 लोग अब तक रिकमेंड हो चुके हैं। दे वर ऑल वेरी ब्रिलियंट पीपल, एंड लाइक उन्होंने क्या किया कि हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे कि यार किसकी क्या वीकनेस है या किसकी क्या स्ट्रेंथ है। पूछ लेते थे कि यार तेरे को क्या लगा, मैं कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा था, और हम्म बता देते हैं यार। मतलब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप में कोई है, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार तू ये किया ना, ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। एंड जब वो हम्म ओपिनियन 2-3 लोग दे दें तो कंसिडर इट कि हाँ यार ये मेरे से गलती हुई। हाँ हाँ तो दैट थिंग हेल्प मी वेरी मच। तो ऐसा आप यार, आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है, वी वर वेरी लकी। लेकिन मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। लाइक आपके कोई और फ्रेंड होंगे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, तो उनसे बात करो, उनसे अपनी वीकनेसेस जानो, उनको उनकी वीकनेसेस बताओ एंड वर्क ऑन देम। ये मेरी एडवाइस रहेगी। टीएस के लिए फियर लेके जाने की जरूरत नहीं है कि यार टीएस में रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई। मेरे को कर दिया तो तुमको तो जरूर जरूर करेंगे। यार, thank you for coming to the Prasad show, and all the best for your future training and your career. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। Thank you. जय हिंद।